और साथ ही साथ जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी एक समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट सुना हो, एक साइंटिस्ट ने एक बाउल लिया, बाउल में पानी को उबाला और पानी के अंदर मेंढक को डाला, तो मेंढक क्या करेगा, क्या करेगा? मेंढक कूद के बाहर आ गया। उसने दूसरा काम किया, उसने ठंडे पानी के अंदर मेंढक को डाला और धीरे 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 पानी को गर्म करता गया। मेंढक जो है उस पानी के साथ ही उबल गया और वहीं मर गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या होती है हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, और व्यक्तिगत स्तर की जो समस्याएं होती हैं हमें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उस पर तो हम उबलते हुए पानी की तरह रिएक्ट करते हैं, और जो ग्लोबल लेवल की समस्या होती है उसमें हम मेंढक की तरह धीरे धीरे फ्राई होते जाते हैं। जैसे कि आप आजकल फील कर रहे होंगे, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो मेरे पास आप लोगों की इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है, और वो समाधान है इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल हेम्प के बारे में कितने बच्चों ने सुना है? सी यू ऑल आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। अगले भारतवर्ष में 10 से 15 सालों में 10 से 15% जमीन पे ये वाली फसल उगाई जाने वाली है, क्योंकि इस फसल से आप सबके हाथ में मोबाइल होगा, उसके अंदर गूगल करके देखें यूजेज ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प। आपके पास मोबाइल है, उसमें गूगल करके देखेंगे आप यूजेज ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प, यानी 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट इस इकलौते पौधे से बनाए जाएंगे। अच्छा, मैं इसका दूसरा नाम बताता हूं, उसके बारे में किस किसने सुना है वो हाथ खड़ा करेंगे। इसका दूसरा नाम है भांग। किस किसने सुना है? बहुत शरीफ बच्चे हैं। So what I am introducing friends, इंडस्ट्रियल हेम्प, ये आने वाले भविष्य के अंदर बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पौधे से क्या क्या संभव है। तो फ्रेंड्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल हेम्प टू यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम संसार में दो ही काम करते हैं, या तो सीखते हैं या सिखाते हैं। तो आज मेरे को मौका मिला है छोटे बच्चों से बात करने का, तो मैं प्रयास करूंगा कुछ ऐसी चीज उन्हें उनके संज्ञान में, कुछ ऐसी चीजें जो वो सीखे जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके, जिससे उसका भविष्य संवर सके। तो हम सीखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कैनबिस, इतिहास के बारे में बहुत ब्रीफ में, बहुत तेजी से बोलूंगा मैं, तो बहुत ब्रीफ में हम कैनबिस के बारे में पढ़ेंगे। कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प में क्या फर्क है, भांग और इंडस्ट्रियल हेम्प में क्या फर्क है। इन दोनों का पौधा देखने में मॉर्फोलॉजिकली एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों में फर्क है, जिसकी खेती की अब भारतवर्ष में इजाजत दे दी गई है, और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना था जहां पे इसकी खेती करी गई थी। और आप सब इसके बारे में जितना अधिक जानेंगे उतना ज़्यादा आपको टिश्यू कल्चर लैब्स के अंदर, इसके रिसर्च लैब्स के अंदर, नई ब्रीड्स के ऊपर, कनाडा में 72 ब्रीड्स जो है इसकी लीगल कर दी गई है, और इंडिया में अभी रिसर्च नहीं हो रही है। सो आई एम स्पीकिंग टू फ्यूचर साइंटिस्ट, आप लोगों के भविष्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, पहले कैनबिस के हम वैरायटीज के बारे में पता कर लेते हैं। कैनबिस की 3 वैरायटीज है, कैनबिस सटिवा, कैनबिस इंडिका और कैनबिस रूडालिस। ये 3 अलग अलग प्रकार की इसकी प्रजाति होती है, जो आपको भारतवर्ष के 50% जिलों के अंदर एज ए वीड मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेम्प जो है इस धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पौधा कंसीडर किया जाता है, और सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड प्लांट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रग्ड प्लांट प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ विद द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इट्स नेचुरल फाइबर। ये सबसे पहले जो है पौधा उगाया जाना शुरू किया गया था धरती पे डोमेस्टिकेटेड प्लांट में, क्योंकि ये आदमी की भोजन से लेके, वस्त्र से लेके, मकान तक, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों जरूरतों को संपूर्णता से पूरा करने में सक्षम है। इसके बारे में मैंने लिखा है, आगे स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा हेम्प और मारिजुआना, हेम्प और भांग के बीच में फर्क समझ लेते हैं। जो भारत सरकार जिस हेम्प की खेती की इजाजत दे रही है उसको इंडस्ट्रियल हेम्प कहा जाता है। इस पौधे के अंदर एक तत्व होता है जिसको कहा जाता है टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉइड। ये एक पौधा होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क में जाके उसकी सामान्य कार्य संरचना को डिस्टर्ब करता है। जैसे शराब करती है, वैसे भांग के अंदर एक तत्व होता है THC,
वो जब मनुष्य खाता है तो उसके दिमाग की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर देती है। जो भांग के पौधे की भारतवर्ष में उत्तराखंड सरकार ने इजाज़त दी है, उसके अंदर वो पदार्थ नहीं पाया जाता, यानी इसके हर पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और भांग का जो एक उसके साथ नेगेटिव चीज जुड़ी हुई है नशा, वो भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। बच्चों जो उधर जा रहे हैं, आपके भविष्य की बातें करी जा रही हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली टेक केयर ऑफ योर ओन फ्यूचर। आप इसके बारे में, उस पौधे के बारे में सुने जिसमें आपको रोजगार मिलने की और स्टार्टअप करने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो भारतवर्ष का इतिहास और संस्कृति बहुत पुरानी है, इसलिए भारतवर्ष के अंदर भांग के पौधे को भगवान शिव जी के साथ जोड़ के रखा गया है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को जब किसी देवता के साथ, किसी देवी के साथ जोड़ते हैं तो उसका एक मूल अवधारणा ये थी कि इस पौधे की कितनी अधिक उपयोगिता है। भांग के पौधे को भगवान शिव यानी द सुप्रीम लॉर्ड के साथ जोड़ा गया है, यानी कि इस पौधे की कितनी अधिक उपयोगिता होगी, जो पिछले 50 साल में जो हमें शिक्षा दी गई है उसकी वजह से इरेज आउट हो गई। इसको कहा गया समुद्र मंथन के दौरान जो 5 पौधे निकले थे उसमें भांग का भी एक पौधा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति के हिसाब से पौधा था। और चीन के अंदर भी इसका इतिहास जो है लगभग 3 से 4 हजार साल पुराना है। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में पश्चिमी देश वो तरक्की करते गए, वो डेवलप करते गए, वो स्ट्रांग बनते गए, उनके पास वो इतिहास नहीं था पेड़ पौधों के बारे में। तो वॉट एवर दे वर डूइंग रिसर्च, उसके बेसिस पे वो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसी श्रृंखला में 1971 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लॉ पास किया गया, सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोट्रॉपिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, कि पूरे विश्व में इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उसी के तहत भारत ने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि यहाँ का साधु समाज जो है वो भांग का काफ़ी सेवन करता था। नशे के ऊपर अगर मुझे कभी मौका मिला, मैनेजमेंट ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं नशा क्या होता है और ह्यूमन माइंड के ऊपर क्या असर डालता है और बच्चे क्यों इस लत में फंस रहे हैं, हाउ इट इफेक्ट्स योर ब्रेन, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली ऑन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये मत समझिएगा मैं किसी चीज़ का प्रमोट कर रहा हूँ। यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग। तो इंडिया से ये यूएसए में गया, यूएसए स्ट्रॉन्ग कंट्री था, उसने पूरे वर्ल्ड पे बैन कर दिया गया। भारत का साधु समाज था, उसने विरोध किया, फिर भी कोशिश करते करते 1985 के अंदर एनडीपीएस एक्ट बन गया, विच इज यूज्ड मोर एज ए टूल फॉर द रूलिंग क्लास टू डिस्टर्ब द अपोजिशन पार्टी। जो मेरी समझ है वो एक राजनीतिक विषय हो जाएगा। तो उसके बाद से भारतवर्ष में भी इसके बारे में काफी नकारात्मक प्रचार हुआ, परंतु अब चूंकि अमेरिका के अंदर इसको 35 राज्यों के अंदर लीगल कर दिया गया है, तो अब भारत फॉलो करेगा फिर से अमेरिका को, और भारतवर्ष में भी ये धीरे धीरे अब लीगल होना शुरू हो गया है। और आप लोगों के लिए हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज आएंगी एज ए डिफरेंट प्रोफेशनल्स ओनली इन द फील्ड ऑफ द कैनबिस। नेक्स्ट प्लीज। ये इतिहास के बारे में है, चीन के अंदर इसका कितना पुराना इतिहास रहा है और कितनी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। ये भारतवर्ष में भगवान शिव जी के साथ अगर इसको जोड़ के बताया गया है तो निश्चित रूप से हमें मंथन करना चाहिए था। अवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी अब तक क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। मैं आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो बच्चों को थिंकिंग के चैलेंजेस भी प्रदान करें, उनको सोचने के बारे में मजबूर करने का प्रयास करें। जो चीज़ खोजी नहीं गई है, मैं आशा करता हूं आप लोग वो नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, पेटेंट्स वगैरह लेंगे, जिससे कि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े। तो भारतवर्ष के अंदर इसका इतिहास है और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। कोरोना के बाद से आयुर्वेदा की खेती बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है, उसमें भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो डिग आउट योर ओल्ड बुक्स, योर ट्रेडिशनल बुक्स, अपने जो चिकित्सा का वो है, वृक्षोपनिषद है, इनके अंदर खोजिए, नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको। हम वापस 100 साल की यूरिया की खेती के पश्चात गाय और गौमूत्र पे आ गए हैं। देयर आर रीजंस बिहाइंड इट, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब कभी आप इंस्टीट्यूट में मिलेंगे हमें। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने जैसा बताया, समुद्र मंथन के दौरान जो 5 तत्व मिले थे उनकी लिस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इसका काफी सारा मेडिसिन में इसका उपयोग होता रहा है, अरब कंट्रीज में भी इसका बहुत उपयोग होता रहा है। ये कहा गया गौतम बुद्ध ने जो 6 साल के बीच में एक अन्न खाने का प्रण लिया था, उन्होंने हेम्प के बीज ही खाए थे जीवन में। तो इसका इतिहास बहुत ही स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लुकिंग फॉर द बेनिफिट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ ए प्लांट। आजकल हर चीज की इकोनॉमिक वैल्यू है,
we have to find out where is the economy hidden inside, which is growing as a weed in 50% of Indian district. भारतवर्ष के 50% जिलों के अंदर ये घास की तरह बर्बाद की जाने वाला तत्व अमेरिका के अंदर $53 बिलियन की आज की तारीख में इंडस्ट्री है. So this is an open challenge to young guys like you, young scientists like you. Next please. ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर दवाई के रूप में इस्तेमाल की कहानी है इसकी. नेक्स्ट प्लीज. ये इजिप्ट वाले भी यूज करते थे इसको. नेक्स्ट प्लीज. ये जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया है. जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को इसका अर्घ दिया था. यानी कि इतिहास के इसके महत्व को बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको. नेक्स्ट. उसके बाद शुरू होती है कहानी इसको बैन करने की अमेरिका के अंदर, और बल्कि आज की तारीख में भी विश्व के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, उस षड्यंत्रों का शिकार ये गरीब पौधा बन गया. एक्चुअली मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा. आप लोगों का सब्र अच्छा लगेगा आपको. अमेरिका में क्या हुआ, जब इस हेम्प के पौधे के बारे में मालूम पड़ा तो वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तोड़ थी. अगर आपने सुना होगा जॉन डी रॉकफेलर का नाम, वर्ल्ड का जो वो पहला बिलियनर था, जॉन डी रॉकफेलर. जैसे आज भारतवर्ष में अंबानी जी के पास भारत का 90% ऑयल रिफाइनरी है, वैसे पहला वर्ल्ड का बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर के पास 90% यूएसए की रिफाइनरीज थी. और जिस वक्त हेम्प के बारे में इसकी डिकॉक्टिंग मशीन, इसकी जो रेशे निकालने वाली मशीन का आविष्कार हुआ 1913 में, तो उस वक्त बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून्स थे, उन बिजनेस टाइकून्स ने बड़े बड़े जंगल लेके रखे हुए थे जिससे वो अखबार छापते थे, उसका पल्प निकाल के. उन्होंने इसका जो रेशा होता है, भांग का रेशा वर्ल्ड का सबसे मजबूत रेशा होता है. उसी वक्त नायलन का भी आविष्कार हुआ था. तो अगर ये कंटिन्यू प्रचलित में रहता तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता. कैसे? क्योंकि 1 एकड़ जमीन के अंदर जितना रेशा कॉटन उगाता है, उससे 3 गुना रेशा भांग उत्पन्न करता है. अब आपने रेशा निकाल लिया, आपको खेती करने में मजा आएगा? जवाब दो भाई. बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, अगर आपको 3 गुना उत्पादन मिलेगा तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, दैट्स लाइक ए यंग जोश है. लेकिन अभी भी वहां खेत के अंदर लकड़ी पड़ी हुई है, रेशा निकालने के बाद भी. वो लकड़ी कितनी कीमती है? जितना 4 एकड़ जंगल के अंदर से पेपर बन सकता है, वो उस बची हुई लकड़ी से. कैन यू इमेजिन द रेवेन्यू इन्वॉल्व इन इट? सवाल उठता है कि हमारे पास जानकारी नहीं है. वी मस्ट बी अवेयर वेयर द मनी इज लाइंग बिहाइंड. यू हैव टू डिग इट आउट. इकोनॉमिक्स का यही सिद्धांत है, ठीक है ना? तभी तुम लोग करोड़पति बनोगे और फिर दूसरों को बनाओगे. हमारा तो टाइम नहीं पड़ रहा है. सो वी हैव टू पास द नॉलेज टू यू एंड यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड. ज्ञानधारा इसी को कहते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अमेरिका के अंदर पूरी पॉलिटिक्स चली, उसकी कहानी है ये. नेक्स्ट प्लीज. ये वो आदमी है रेपेल मैकुलम, जिसने THC नामक तत्व की खोज की. जो भी बच्चे इसको गूगल करेंगे आज के बाद से, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर केवल बीज डाल रहा हूँ. सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ. आप गूगल करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, और थोड़ा कम यूट्यूब 2-4 दिन नहीं देखेंगे, है ना? तो क्योंकि इससे तुम्हारा करियर बनने का सवाल है. ओके, तो ये मैकुलम है, इन्होंने THC की खोज की थी, जो तत्व भांग के अंदर नशा करता है. तो आज की तारीख में THC और CBD, इन दो का अरबों रुपए का बिजनेस है. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट ऑन द गूगल इटसेल्फ. नेक्स्ट प्लीज. अमेरिका ने फिर चुपके से लीगल कर दिया 2014 में, और भारत वाले पीपल के नीचे रह गए हैं. दुनिया आगे निकल गई, हम पीपल के नीचे रह गए. नहीं, तुम लोग नहीं रहोगे, मुझे मालूम है. नेटवर्किंग का जमाना है आज की तारीख में. वर्ल्ड इज ओपन, है ना? नेक्स्ट प्लीज. ये सिर्फ ये दवाइयों की कहानी है भाई साहब. दवाइयों की कहानी ये है, अमेरिका इसके 4 पेटेंट करवा चुका है. भारतवर्ष में मिर्गी के बहुत सारे पेशेंट हैं. मिर्गी का नाम सुना है? एपिलेप्सी. अमेरिका में पेटेंट कराई जा चुकी है इसकी दवाई. कोरोना कार्टेक, आंखों की बीमारी क्या कहलाती है? कैटरैक्ट. यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन. है, मेरे को याद नहीं आ रहा था. तो कैटरैक्ट की दवाई पेटेंट कराई जा चुकी है. अल्जाइमर की दवाई पेटेंट कराई जा चुकी है. तो उन्होंने कई दवाइयां पेटेंट करा ली हैं. फिर भी इसके बावजूद आयुर्वेदा फार्माकोपिया में देयर आर 191 मेडिसिन
which can be made from this particular product. Next please. पढ़ा जा रहा है आप लोगों से? वहां से दिखाई दे रहा है पीछे से? मैं पढ़ के बताता हूं हेम्प से क्या क्या बनता है। इंडस्ट्रियल जो टेक्सटाइल्स हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व में जितने भी जहाज थे उन सब में भांग की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। तो जितने भी रस्से हैं, टेक्सटाइल्स हैं, कारपेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं वो इससे बनाई जा सकती हैं। कंपोजिट्स बनाए जा सकते हैं। प्रिंटिंग पेपर, इसके पेपर की खासियत मैं बताता हूं आपको। इसका पेपर 7 बार रिसाइकिल हो सकता है। जो हमारा कॉमन पेपर है वो 3 बार रिसाइकिल हो सकता है, जो आज की तारीख में वुडन पल्प से बनता है। तो इसका पेपर 7 बार रिसाइकिल हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो $10 का बिल था, यूनाइटेड स्टेट्स का जो $10 का पहला बिल था वो हेम्प के पेपर पे बना था। 1900 से पहले जितने भी महान आर्टिस्ट थे, वॉन गॉग हो गया, लियोनार्डो दा विंसी हो गया, इन सब की जो भी पेंटिंग है वो सारी की सारी हेम्प पेपर के ऊपर बनी हुई है। बिकॉज इट्स मोर लॉन्गर लास्टिंग और पीला भी नहीं होता इसका पेपर। देन इसका जो बीज है, बीज से ऑयल निकलता है। ऑयल आजकल हेयर ऑयल के रूप में जा रहा है, वेरियस ऑइंटमेंट के रूप में जा रहा है, क्रीम पाउडर में डालने के रूप में जा रहा है। इंडिया के अंदर भी कई लोग बना रहे हैं। फसाई ने इसको लीगल कर दिया है 2 साल पहले। बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज हैं जो उत्तराखंड से बीज लेके जाती हैं और उसको पाउडर्स में यूज़ कर रही हैं, उसकी फूड वगैरह में यूज़ कर रही हैं, उसके केक्स वगैरह बना रहे हैं, उसकी पेस्ट्रीज, क्रीम वगैरह बना रहे हैं। तो बहुत सारे उत्तराखंड से ही बीज लेके जाके बना रहे हैं और ये सब बम्बई, बैंगलोर, दिल्ली वाले बना रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ पे पढ़े हैं उसके बारे में सोचेंगे और यहाँ के उत्पाद को आगे ले जाने का प्रयास भी करेंगे। देन इसका शीट से केक्स वगैरह भी बनते हैं। अच्छा, एक और आपके लिए बात बताता हूँ। जो हेनरी फोर्ड ने पहली कार बनाई थी उसमें हेम्प के फाइबर का इस्तेमाल किया था, साथ में हेम्प का जो तेल था वो डाल के चलाया था। सी हाउ इको फ्रेंडली प्लांट दिस इज। इट्स ए कार्बन नेगेटिव प्लांट। एटमॉस्फेयर में जो मैंने आपको बोला था शुरू में, ग्लोबल वार्मिंग को ये निगेट करने में सबसे बेहतरीन, बैम्बू के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बेहतरीन प्लांट सिद्ध होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? बैम्बू। और दूसरा एक और बताता हूं, जो ये देखो, जो पेड़ जितनी तेजी से बड़ा हो रहा होगा ना, वो कार्बन हवा में उतना ज्यादा लेता है। पेड़ मिट्टी से कितना न्यूट्रिएंट लेता है, मतलब मिट्टी से कितना बना होता है। एक पीपल का पेड़ वो निकला हुआ है। अब ये बताओ वो कितना मिट्टी से उसने कितना मटेरियल उठाया है, कितना प्रतिशत? 80%, 90%, 70%, 50%? किसी पे तो एग्री हो जाओ। 90, 5, 40% तो कार्बन है, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेना बेचारा है। तो उसको लालची बता रहे। अगर 90% जमीन चलेगा तो जहां पेड़ उगेगा वहीं गड्ढे में घुस जाएगा। नहीं, फिर मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो हमसे जो है एग्रीकल्चर बेनिफिट्स, ये बंजर भूमि में उग जाता है, 50 डिग्री में उग जाता है बेचारा, 55-60 डिग्री में भी उग जाता है, माइनस सब जीरो टेम्परेचर में -5 डिग्री में भी उग जाता है। बहुत भोला और मासूम पौधा है, परंतु मनुष्य ने इसके साथ बहुत दुश्मनी निकाली है। इफ यू रीड द लिटरेचर प्रॉपरली, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी लॉन्ग वे। आने वाले 15-20 सालों के अंदर भारत की 6% भूमि में आज कॉटन उगती है, जो वर्ल्ड का 37% पेस्टिसाइड खाता है। इसके साथ पेस्टिसाइड की भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसका कॉटन की क्लोथिंग के साथ कंपैरिजन है। पेस्टिसाइड नीडेड 0% हेम्प में। प्रोडक्शन पर एकड़, यानी जितना कॉटन हमें फाइबर देता है उसका 3 गुना ज्यादा दे रहा है। वॉर्म्स का मतलब इंसुलेशन कितना बढ़िया है इसका, 400 टाइम्स बेटर इंसुलेशन। वाटर एब्जॉर्बेंट 400 टाइम्स मोर स्ट्रेंथ। इतना काम का पौधा है। ओनली थिंग इज हमारी नजरों से थोड़ा मिस होता रहा। अब आपको इसे अपनी नजर से ओझल नहीं होने देना है। याद रखना ये नशे वाला नहीं है। कहीं आप सोचे मैं नशे वाले की तारीफ कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज।
पेपर बनाने के लिए सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज होता है। हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर इसकी हेम्पक्रीट बनाना सिखाते भी हैं। मैंने टिहरी इंजीनियरिंग कॉलेज को इसका हेम्पक्रीट बना के दिया था, उन्होंने गवर्नमेंट लैब से टेस्ट कराई थी, कंस्ट्रक्शन के सारे मापदंडों पे खरी पाई गई। विश्व में कई देशों में इसके मकान बनने शुरू हो गए हैं हेम्प की ईंटों से। नेक्स्ट प्लीज। ये हेम्पक्रीट से बने हुए मकान है। हेम्पक्रीट कैसे बनाते हैं? हेम्प का जो डंडा है जिससे पेपर बनाने की बात कर रहा था मैं, जिससे सेलुलोज निकलता था, तो उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल करे जाते हैं और उसके साथ लाइम को मिक्स किया जाता है। लाइम को मिक्स करने के बाद इट इज लेफ्ट टू ड्राई फॉर नेक्स्ट 25 डेज। उसके बाद ये ईंट बन जाता है और उतना ही मजबूत बनता है जितना हमारी मिट्टी की ईंट रहती है, लेकिन उससे 6 गुना ज़्यादा हल्का होता है। इंसुलेटर उससे ज़्यादा अच्छा होता है। ओनली थिंग दैट आप देख सकते हैं मकान बनाने के भी काम आ सकता है। भारतवर्ष में कोई इसकी चीप इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सबसे पहले इसकी लगा सकते हैं। वैसे जो मैं बोल रहा था थिंकिंग लाइन में, आप देखिए सेलुलोज जो है बगासे में भी बहुत होता है। किसमें? बगासे किसको बोलते हैं? बगासे किसको बोलते हैं? शाबाश है, उसका भी बनाई जा सकती है, यानी कि वन मोर इंडस्ट्री कैन बी मेड आउट ऑफ इट, है ना। आवर जॉब एज ए स्पीकर इज टू फोर्स यू टू थिंक, राइट। इसे बगासे से शुगर केन का जो बचा हुआ रहता है उससे भी ईंट बनाई जा सकती है, इससे भी ईंट बनाई जा सकती है। तो दिस इज ए बिग इंडस्ट्रीज। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ईंट बन किसकी रही है? मिट्टी की बन रही है। जहां से वो ईंट निकाल रहे हैं वहां की मिट्टी तो कई काम से अगले 500 साल 5000 सालों के लिए हड़प्पा की ईंटें अभी भी मिल रही हैं, उसमें खेती तो कर नहीं सकते ना। तो एक बार ईंट को पका दिया क्लीन के अंदर तो उसके बाद वो बेकार हो गई। तो अगर हम ईंट इन चीज़ों से बनाएं, जो कि मैंने जैसा पेड़ के बारे में क्यों कहानी बताया, क्योंकि मोस्टली इट्स एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मास। तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए बजाय कि धरती की मृदा को नष्ट करने के। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी इंडस्ट्रीज कम अप होंगी, यहाँ पे नौकरियां निकलेंगी दुनिया भर की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, मेटेरियल इंडस्ट्री, बॉडी केयर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, कंस्ट्रक्शन, एसेंशियल ऑयल, पेपर प्रोडक्ट, एनिमल फूड। तो ये सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज है। यू हैव टू नैरो डाउन योर ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑप्शंस रखोगे देन यू विल नॉट एबल टू चूज योर कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये हवाई जहाज बन गया एमके फाइबर से, है ना, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से 5 गुना ज़्यादा है। वाइब्रेशन के झटके कम लगेंगे। इसकी जो ईंट बनेगी उसको उसका जो अर्थक्वेक आता है उससे उस अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी है इसकी ईंटें। सो यू हैव टू डू रिसर्च। मैंने आपके दिमाग के अंदर आइडिया डाल दिया है। मेरी जिम्मेदारी एज ए वक्ता यही रहती है कि जो युवा बच्चे हैं वो सोचने के लिए मजबूर हों, उनका कुछ भला हो सके। थैंक यू सो मच, यू हैव लिसन टू मी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। उच्च कोटि के वक्ता हैं आप। धन्यवाद श्री विनोद कुमार ओझा जी, आपके द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय